मन चंगा हो तो समझो रेगिस्तान में गंगा, और तन विचलित रहे अगर हो सोच में पंगा। ये सच है कि जीवन निराधार है सपनों के बिना। पैसा, ताकत, शोहरत, निराधार है जीवन सपनों के बिना। पर हर खुशी जीवन की बेकार है अपनों के बिना। मिटा देंगे आज उदासी, मिटा देंगे आज उदासी और धज्जियां उड़ा देंगे तनाव की, क्योंकि आज यहाँ हम बात करेंगे स्नेहिल रिश्तों में प्यार और लगाव की। हाय एवरीवन, आई एम स्वीन सैनी फ्रॉम होशियारपुर, a career counselor and clinical psychologist by profession. An author and feature writing is my passion. Creative graphic designing is my hobby, and I have been known as motivational speaker in corporates and institutional lobby. आप सबका नए महीने के पहले दिन इंटेंस ग्रुप में हार्दिक स्वागत है। ये नया महीना अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार है। क्यों हमने आज का ये दिन चुना और क्यों चुना ये टॉपिक, नेह के धागे। एंड ये जो महीना है अगस्त का, यू ऑल विल बी नोइंग इट स्टार्टिंग विद वेरी वेरी लविंग एडोरेबल फेस्टिवल राखी, और उसके बाद सावन की तीज, फिर कान्हा का जन्मदिन, और फिर हमारे देश की आज़ादी का गौरवमय दिन इंडिपेंडेंस डे। और आप जानते हैं गन्नू जी की चतुर्थी भी इसी महीने आ रही है। और जाते जाते ये महीना हमारे साथ मुहर्रम भी मना के जाएगा और ओणम भी। कितनी खूबसूरत बात है जब एक ही महीने में इतने अलग अलग त्योहारों का मिश्रण हो। बिल्कुल ठीक रिश्तों की तरह है ना, रिलेशनशिप भी हमारे इसी तरह अलग अलग भावनाओं, अलग अलग रंगों से रंगे हुए। ये त्योहार का क्या मतलब है? त्योहार मतलब रिश्ते। रिश्तों के बिना त्योहार के कोई मायने नहीं हैं, ये हम सब जानते हैं। हमारी लाइफ लाइन होती हैं रिश्ते, और रिश्तों की लाइफ लाइन क्या होती है? एनीबडी कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स प्लीज। रिश्तों की लाइफ लाइन क्या होती है आपके हिसाब से? यस, कम्युनिकेशन, जो हम कर रहे हैं इस वक्त, बात करना। कम्युनिकेशन एंड राइट कम्युनिकेशन इज की टू एनी रिलेशनशिप। जो हमारा लॉकडाउन से पहले या कोविड से पहले का नॉर्मल था वो बिल्कुल अलग था। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें मिस की। जैसे जब हमारे पुराने युग में राखी का त्यौहार आता था या कोई भी फेस्टिवल आता था, दिवाली था, दशहरा था, कुछ भी था, तो सब एकजुट हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। सब एक दूसरे के इकट्ठे होने का, आने का इंतज़ार करते थे। और फिर चेहरों की चमक, चूड़ियों की खनक, मिठाइयों की खुशबू, बच्चों की चहचहाट, घर का माहौल ही कुछ और होता था। वक्त बदलता गया, वक्त गुजरता गया। बच्चों को कभी पढ़ाई के लिए, तो युवाओं को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने घर, अपना देश, अपनी जगह छोड़नी पड़ी। और फिर धीरे धीरे घर सुने, आंगन वीरान, और मन परेशान होते गए, क्योंकि ऐसे मौक़ों पे रिश्तों में वो गर्माहट की कमी महसूस होती थी। वो मिलने की आस जो थी वो रहती थी, लेकिन मिल नहीं पाते। लॉकडाउन के बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग है। अब ये त्योहारों का मौसम आ गया है और ज़्यादातर लोग घर पे हैं या फिर घर से काम कर रहे हैं। लेकिन त्रासदी देखिए, ट्रेजेडी देखिए कि बहुत सारे लोग अभी भी राखी पे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ड्यू टू सम कम्यूट करने का जो हमारा सिस्टम नहीं पूरा हुआ। कोविड से रहते कुछ प्रिकॉशंस हैं, डर हैं, सावधानियां बरती जा रही हैं। शॉपिंग के लिए जो बाज़ारों में रौनक है वो भी कम दिखाई दे रही है। जज्बा कम नहीं है दिलों में, लेकिन ये मजबूरियां जो हैं इनकी वजह से इस बार सीन थोड़ा अलग है कि सब व्यस्त नहीं हैं, सब उपलब्ध हैं,
अवेलेबल हैं, फ्री हैं, लेकिन फिर भी मिल नहीं पाएंगे शायद, त्योहार को एक साथ मना नहीं पाएंगे शायद। और शायद कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कम्युनिकेशन में ही वो इतना बड़ा बैरियर आ गया है, रिलेशनशिप स्टेटस में ही वो इतनी कड़वाहट आ गई है कि शायद वो इस बार मिल नहीं पाएंगे। होते हैं रिलेशनशिप बैरियर। त्योहारों के दिनों में टूटे हुए रिश्ते, नाराजगियां और पिछले टाइम का प्यार वो बहुत याद आता है, उन स्नेहिल रिश्तों में जो खासकर अब कहीं किसी वजह से छूट गई है। रीज़न कोई भी हो सकता है, बट अगर हमारे रिश्ते कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं तो ये बड़ा पेनफुल है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है व्हेन यू रियलाइज कि इवन बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले जो लोग हैं कई बार एक साथ रह के भी मेंटली एंड इमोशनली बहुत दूर होते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में या आपके अनुभव के हिसाब से आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो बहुत करीबी हो के भी बहुत दूर हैं, तो एक थम्स अप दीजिए ताकि मुझे पता चले कि इंटेंस ग्रुप की जो व्यूअरशिप है वो कितनी स्ट्रांग है, कितनी अलर्ट है। विद टाइम आप अटेम्प्ट करते हैं कई बार इन इमोशनल बैरियर्स को लांघने की, ये दूरियों को मिटाने की, इमोशनल जो ट्रॉमा है उससे बाहर निकलने की, लेकिन ये बहुत हार्ड हो जाता है जब दूसरी तरफ से आपको रेसिप्रोकेशन ना मिले, आपकी आस को उतना आगे से बराबर स्नेह ना मिले, वेलकम ना मिले। और विद टाइम ये बैरियर जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग और बड़े होते जाते हैं, रिसेंटमेंट और बढ़ती जाती है और ये और मुश्किल हो जाता है उन बिछड़े हुए छूटे हुए रिश्तों के दरवाजे खोलना। जैसा कि मैंने पहले बोला कि रिश्तों में अलगाव या कड़वाहट के कारण कोई भी हों, लेकिन एक इमोशनल हर्ट साइकिल ऑलमोस्ट सेम होता है। और ये समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम उस साइकिल के चक्रव्यूह में ना फंसें। हम कॉन्शियसली ये सोचें कि ये शुरुआत में ही हमें इसे रोकना है। तो क्या होता है कि जब रिश्ते होते हैं बहुत प्यारे, बहुत क्लोज, बहुत अपने, तो उसमें एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ही होती हैं। जितना क्लोज रिश्ता उतनी एक्सपेक्टेशंस, ये आप मानते होंगे सब मेरी बात। और जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती ड्यू टू एनी रीज़न, तो फिर जन्म लेती हैं नेगेटिव इमोशंस। हमें दुख लगता है, हमें बुरा लगता है, हमारी इमोशंस जो हैं वो हर्ट हो जाती हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, और फिर वो नेगेटिव इमोशंस से जनरेट होता है एंगर, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, जिसे हम दुख कहते हैं। इस इमोशनल ट्रॉमा में, इस इमोशनल माइंडसेट के साथ हम लोग उस रिश्ते को लेबल करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम उस रिश्ते को अपने उस दुख के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं जो दुख हमें मिला हमारी उस रिश्ते की उम्मीदें पूरी ना होने से। यहाँ उम्मीदों की बात मैं स्पेसिफिकली नहीं कर रही हूँ कि किस तरह की कौन सी उम्मीदें किस रिश्तों में, क्योंकि फिर वो लेबलिंग हो जाएगा। हर एक इंसान का अपना सोच होता है, अपना व्यवहार होता है, अपना विचार होता है, हर रिश्ते की अपनी गरिमा होती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस भी हर एक की अपनी अलग अलग होती हैं हर रिश्तों में। और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, नेगेटिव इमोशंस हमें मजबूर कर देती हैं कि हम उस रिश्ते को उस रिश्ते की नज़र से नहीं, उस चश्मे से देखने लगते हैं जो हमें दुख का चश्मा मिला होता है। एज ए पीपल बिहेवियर एक्सपर्ट एज वेल एज इन माई पर्सनल लाइफ, I have observed it very very minutely and so many times कि हम फिर जब कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं होता कि बोलचाल बंद हो जाती है या वो रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम जब उस चश्मे से उस रिश्ते को नापने तोलने लगते हैं तो फिर हमारा कम्युनिकेशन लेवल भी उस लेवल से शुरू हो जाता है। उस सोच के चश्मे के हिसाब से हमारा कम्युनिकेशन, हमारा व्यवहार, हमारा आचार वो शुरू हो जाता है, जिससे एक रिलेशनशिप इमोशनल वॉर शुरू हो जाती है। कभी ये वॉर साइलेंट होती है, कभी ये वायलेंट होती है, रिश्ते के हिसाब से और जो दो पर्सन्स हैं उस रिश्ते में उस हिसाब से। और मज़े की बात यह है कि कई बार दूसरे को पता ही नहीं होता कि एक इंसान के अंदर इतनी इमोशनल वॉर चल रही है। और इसीलिए जब कम्युनिकेशन लेवल सेम नहीं रहता तो हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं रहती।
कोई एक्सेप्टेंस नहीं रहती। दूसरा जो हर्ट होता है इंसान, वो ये सोचता है मेरी थॉट, मेरे डिसीज़न, मेरा कंट्रोल, मेरी चॉइस, क्योंकि मैं दुखी हूँ। दूसरा इंसान, उसको शायद ये पता ही नहीं है कि उसके व्यवहार में या जो उससे उम्मीद लगाई गई वो पूरी ना होने की वजह से अगला इंसान दुखी है। तो वो परेशान होता है कि इनका मूड क्यों चेंज हो गया, इनका कम्युनिकेशन लेवल क्यों चेंज हो गया, इनका नज़रिया क्यों चेंज हो गया, इनका बात करने की टोन क्यों चेंज हो गई। और ये फिर बैरियर जो हैं वो हर्ट और एक डिस्टर्ब्ड, डिसफंक्शनल पर्सपेक्टिव जो है वो क्रिएट करते हैं। ओह, मैंने तो बोला था कि आज हम कोई बात नहीं करेंगे नेगेटिव स्ट्रेस की, हम बात करेंगे स्नेहिल रिश्तों में प्यार की और लगाव की। आई एम सॉरी लेकिन जीवन के आईने में जब भी रिश्तों को देखेंगे उसके दो पहलू हमेशा दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे सुख और दुख साथ साथ रहते हैं। तो रिश्तों का आईना देखते देखते चलिए मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी सुनाती हूँ, एक मीठी मीठी सी स्टोरी, एक डोज की तरह। मन कड़वा हो गया, मुंह का स्वाद खराब हो गया। जैसे हम लोगों के रिश्ते हैं, अभी जैसे राखी पे हम सब लोग भाई बहन इकट्ठे होंगे और रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, कज़न्स इकट्ठी होंगी, और फिर गेम्स चलती हैं, बातें चलती हैं, डिस्कशंस चलती हैं, बचपन की यादें चलती हैं। इसी तरह से एक बार नंबर्स वो भी इकट्ठे हुए, नंबर्स 0 to 9, उनमें भी बहुत अच्छा रिश्ता है। आपको पता है कितना क्लोज रिश्ता है, तभी तो एक दूसरे के साथ जुड़ के वो हमें इतनी सारी फिगर्स देते हैं। उनके आपस के जुड़ाव के बिना वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बार इस तरह की मुलाकात में, इस तरह के किसी गेट टुगेदर में किसी बात पे नंबर्स की आपस में बहस हो गई। हर एक ने अपने अपने विचार रखने शुरू किए, लेकिन जो 9 नंबर था, सीनियर मोस्ट, उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरी कोई बात सुन नहीं रहा, और उसने गुस्से में ज़ोर से बात में 8 के गाल पे ज़ोर से तमाचा मार दिया, थप्पड़ रसीद दिया। अब जो 8 था वो रोने लगा, बौखला गया कि ये क्या हुआ, और उसने सिसकते हुए 9 से पूछा कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो 9 ने बोला मैं बड़ा हूँ, मैं मार सकता हूँ। ये बात 8 ने सुनी, हजम तो नहीं हुई, लेकिन उसे लगा शायद बड़े हैं तो यही सच होगा। तो उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन 7 पे निकाली। कैसे? उसके गाल पे थप्पड़ जमा के। और ये सीन सहम के सभी नंबर्स देख रहे थे, और फिर ये इमोशनल नेगेटिव फ्लो ऐसा शुरू हुआ ऊपर से बड़ों से छोटों की तरफ कि 7 ने 6 को थप्पड़ मारा, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को, 3 ने 2 को। और जब तक एक की बारी आ रही थी वो ये सारा सीन देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, तैयार हो रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है। उसे थोड़ा सा ये विचार करने का वक्त मिल गया ये सारा ड्रामा देखते हुए, और उसने सोचा कि मैं किसे थप्पड़ मारूं, मैं अपना गुस्सा, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, मैं अपना दुख किस पे निकालूं, क्योंकि उसके नीचे तो 0 था जो उससे छोटा था, कमतर था, कमज़ोर था। लेकिन एक ने वो नहीं किया जो 9 से लेके 2 तक सबने किया। एक ने 0 को उठाया, बड़े प्यार से सहलाया और अपनी बगल में अपने साथ बिठा लिया। बताएंगे ऐसा करते ही क्या हुआ? यस, 0 को अपने साथ बिठाते ही 1 की ताकत 10 हो गई, 10 गुना हो गई, और वो भी टॉप मोस्ट सीनियर 9 से ज़्यादा। ये देखते ही 9 तो बौखला गया, सक पका गया, परेशान हो गया। यही है रिश्तों की ताकत। सुई की नोक पे टिके हैं आजकल हमारे रिश्ते। वो सुई जो जब मूड में हो तो फटे हुए को भी सिलती है, लेकिन जब मूड में ना हो तो ज़रा सा कोना चुभा के लहूलुहान कर सकती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। कैन वी रिलेट इन आवर पर्सनल लाइफ? प्लीज़, इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू शेयर समथिंग यू कैन राइट। यस, हमारी फैमिली में देखें, हमारे आसपास देखें, हमारी कम्युनिटी में देखें, सोसाइटी में देखें, वर्क प्लेस पे देखें, कहीं भी देखें, बड़े होने के अधिकार का अहंकार बहुत लोगों को होता है,
और फिर उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनको देख देख के धीरे धीरे आसपास का, फैमिली का या वर्क कल्चर का माहौल वैसा होता जाता है, इमोशनल फ्लो वैसा होता जाता है, फ्रॉम सीनियर मोस्ट टू सीनियर, सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू लोअर ग्रुप, और ऐसे ही सबसे बड़े से मंझला, मंझले से छोटा, वो सब इस तरह बर्दाश्त करते हैं बड़प्पन का अहंकार। लेकिन बड़प्पन तिरस्कार में नहीं है, बड़प्पन उस प्यार में है जो एक ने दिखाया। कोई ना कोई एक ऐसा होता है जो इस तरह से अपना बड़प्पन दिखाता है, अपने से छोटों को तिरस्कृत नहीं करता, इंसल्ट नहीं करता, ह्यूमिलेट नहीं करता, वो उन्हें अपना समझ के गले लगाता है। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे हैं? बड़े होने का अहंकार रखे हैं या फिर आप अपने अधिकार को प्यार से स्वीकार करते हैं? आर वी इमोशनली ओपन? हाउ रिलेशंस इन आवर लाइफ ऑपरेट? ये डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है, या ये सोचना, इस पे विचार करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रिसर्च कहती है कि वो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, जिनकी ज़िंदगी में हेल्पफुल, हेल्दी बॉन्ड्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, सपोर्टिंग रिलेशनशिप होते हैं। और एक इंसान की खुशी का 40%, 40% शेयर प्रेडिक्टेड होता है उसके डेली एक्सपीरियंसेस से, कि अगर उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अच्छा है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी। यही नहीं, रिश्ते हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को भी उतना ही स्ट्रांग करते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि अगर जब भी आपको रिश्तों में सुना जाए, समझा जाए, एक्सेप्टेंस मिले, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी खुशी, आपका आनंद चरम सीमा पे पहुंच जाता है, और हम हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। और खुदा ना खास्ता अगर कहीं ये कमी हो हमारी ज़िंदगी में कि कोई हमें समझता नहीं है, पहचानता नहीं है, हमारे स्नेह को उतना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो फिर ज़िंदगी धीरे धीरे उदासी, आइसोलेशन और डिप्रेशन में चली जाती है। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हों, रिश्तों के बिना हमें अपनी हर खुशी, हर उपलब्धि किसी एक मुकाम पे जाके बिल्कुल अधूरी लगती है, अगर उसे बांटने वाला, अप्रिशिएट करने वाला या फिर हमें एनकरेज करने वाला कोई ना हो। तो अपने अपने जीवन में थोड़ा सा झांकेंगे, रिश्तों के आईने को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और देखें। लुक एट योर रिलेशनशिप्स एंड थिंक अबाउट द वंस दैट ब्रिंग यू हैप्पीनेस। कौन से ऐसे रिश्ते हैं और क्या वजह है उस रिश्ते में खुशी होने की, फील गुड फीलिंग वाली, किस वजह से वो आती है? और साथ ही साथ ज़रूर नज़र डालें बराबर उन रिश्तों पे जो आपको ड्रेन करते हैं, स्ट्रेसफुल करते हैं। क्या है उन रिश्तों में ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, जो आप में नेगेटिविटी और लो फीलिंग क्रिएट करते हैं? ये ज़रूर करिएगा एक्सरसाइज, क्योंकि आज का हमारे सेशन का मकसद है कि हमने अवेयरनेस लेनी है, फिर एक्नॉलेज करना है उन फीलिंग्स को और उन फैक्ट्स को अपनी लाइफ के, फिर एक्सेप्ट करना है और फिर बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है। नेह के धागे मजबूत करने हैं, वो नेह के धागे जो अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं भी उलझे हैं, सुलझने की हमें कोई आस नज़र नहीं आ रही, तो आज हम समझेंगे वाई रिलेशनशिप टर्न टॉक्सिक और डिफ़िकल्ट, क्यों कुछ रिश्ते पॉइजनस हो जाते हैं। हम डिस्कवर करेंगे 3 कोर नीड्स ऑल रिलेशनशिप्स की। कोई भी रिश्ता हो उसकी 3 मेन नीड्स होती हैं, हम वो एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप में से जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को भी अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स को क्विक असेस करना हो, तो आप मुझे ईमेल भेजेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या इंटेंस ग्रुप में मैसेज करेंगे। तो हमारे पास एक वेल ट्रस्टेड और वेल अप्लाइड क्विक असेसमेंट स्टेटमेंट्स हैं, उनके लिए आपको स्कोरिंग देंगे और आपके लिए हम आपको आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंगली इवैल्यूएशन भेजेंगे। हम आज 4 हैबिट्स एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे 4 हैबिट्स किसी भी रिलेशनशिप को हेल्दी और पॉजिटिव बनाने के लिए, ताकि हम इमोशंस को और डीपर और मीनिंगफुल तरीके से समझ पाएँ। तो उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ बने हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ हम रिश्तों की रेसिपी चेक कर रहे हैं और आप अपनी किचन में जाके कुकर की सीटी चेक करने चले गए या फिर
मैं आपसे यहाँ बात कर रही हूँ रिश्तों को सुलझाने की, नेह के धागे मजबूत करने की, और आप वहाँ फ़ोन पे अपनी किसी फ्रेंड के साथ अपनी दोस्ती मजबूत कर रही हैं। प्लीज़, आज कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आईना ने अपनी टीम के साथ मिलके आज अगर ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है तो ज़रूर आपके जीवन में इसके बाद कुछ ना कुछ मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो मैं थैंक यू करती हूँ इंटेंस टीम का कि उन्होंने आज ये बड़ा अनयूजुअल सा टॉपिक भी यहाँ शेयर करने की जो है वो एक स्वीकृति दी, एग्रीमेंट दिया, एक्सेप्टेंस दी, सॉरी, क्योंकि जो माहौल चल रहा है उसमें सारे कॉमन से टॉपिक चल रहे हैं। सो आई थॉट कि आई विल डू समथिंग डिफरेंट एज पर कमिंग सीजन। तो हम बात कर रहे थे कि आज हमारा पहला गोल है कि रिश्ते टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं। टॉक्सिक जानते ही होंगे आप सब, पॉइजनस। आपको पता है ग्रीक में टॉक्सिक का मतलब होता है कि एक जहरीला पदार्थ जो किसी तीर की नोक पे लगा के शिकार करने के लिए यूज किया जाता है। और हमारे रिश्तों में शब्दों से ज्यादा बड़ा तीर क्या हो सकता है। ये शब्दों के तीर ही हैं जो चुभ जाते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं रिश्ते। शब्दों में बहुत ताकत है, इनका इस्तेमाल बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनका सही इस्तेमाल हमें अर्श पे पहुंचा सकता है और गलत इस्तेमाल किसी को भी फर्श पे गिरा सकता है। तो जब रिलेशनशिप टॉक्सिक होते हैं वो तभी होते हैं जब रिपीटेडली हम एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिव पॉइजनस वे में इमोशनल पेन देते हुए डील करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बिहेव करते हैं। जब रिश्ते नर्चरिंग नहीं रहते, ग्रोइंग नहीं रहते, जस्ट ड्रेनिंग हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में दे आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू। उन रिश्तों को हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। कैन यू फाइंड इन योर लाइफ, इज देयर एनी टॉक्सिक रिलेशनशिप? मे बी मैनी, मे बी फ्यू, मे बी नन। ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती हमें अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी ढूंढनी है, लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो डेफिनेटली सेशन का अगला हिस्सा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और क्विक असेसमेंट के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि रिश्तों में 3 कोर नीड्स होती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी बिल्डिंग को या छत को खड़ा करने के लिए खंभों की ज़रूरत पड़ती है, पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ के लिए जो पिलर्स होते हैं, कोई बताएगा क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी रिश्ता मजबूत किन 3 पिलर्स के बेसिस पे हो सकता है? कैन यू राइट प्लीज? एनीबडी देयर? Okay, so this is respect, trust and affection. Respect सबको पता है, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम रिस्पेक्टेड फील करते हैं रिश्ते में अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से। Who am I? Whatever the relation is. Do I feel psychologically safe with this person? Like, trust है या नहीं है? Exactly, Harpreet ji, thank you so much. Trust, yes. Do I get positive emotions and positive vibes while I am communicating, while I am dealing with this relationship? Yes, affection. तो रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट ना हो, ट्रस्ट ना हो या अफेक्शन ना हो तो उस रिलेशनशिप की नींव हमेशा ही कमज़ोर रहेगी। और अगर हमारे रिश्तों में कहीं भी इन चीज़ की कमी है, हमारी तरफ से या दूसरी तरफ से, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम जो भी बात करेंगे उसमें हमने सिर्फ किसी दूसरे को इवैल्यूएट नहीं करना, ईमानदारी से खुद में भी हमने झांकना है कि क्या ये 4 हैबिट्स जो हेल्दी रिलेशनशिप की हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे व्यवहार में दिखाई देती हैं, हमारे आचरण में क्या उनकी कोई जगह है। हैबिट्स क्या होती हैं? बहुत बार आपने अपने से छोटों को, बच्चों को समझाया होगा आदतों के बारे में। हैबिट्स एक बार की इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता, या मुझे तो ये सब पता है, ये नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है हैबिट्स। हैबिट्स आर नथिंग बट रिपीटेड अनकॉन्शियस पैटर्न्स और वेज ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। कैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं, और जैसा हम महसूस करने लगते हैं वैसा ही हमारा बिहेवियर डेवलप हो जाता है।
चाहे वो ज़िंदगी की आम लाइफ है या फिर हमारी रिलेशनशिप है। ये टी मॉडल जो है, थिंकिंग, इमोशंस एंड एक्शंस, ये हर जगह लागू होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट आई ट्राई टू let everybody understand everything from this aspect and that's very easy and interesting actually। तो हम डिस्कस कर रहे हैं 4 हैबिट्स ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, जिसमें फर्स्ट हैबिट जो है वो है, बड़ी मुश्किल है इंसानों को ये हैबिट ऑप्ट करना इतना मुश्किल लगता है, टू गिविंग अप एडिक्शन ऑफ बीइंग राइट। मैं ही सही हूँ, हमेशा मेरा ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू ही सही है। इस आदत को, इस एडिक्शन को छोड़ना। अक्सर झगड़े इसी बात पे होते हैं, तुम गलत हो, मैं सही हूँ। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो जब मैं ऐसा सोचता हूँ या सोचती हूँ। वाई वी फाइट फॉर आवर पॉइंट ऑफ व्यू। कभी सोचा है आपने कि क्यों झगड़ते हैं हम लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव करने के लिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट को विन करने के लिए। ये भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। कुछ लोग इसको इसलिए विन करना चाहते हैं कि वो हार की शेम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, गलत साबित होने से डरते हैं, और जो एक आर्ग्यूमेंट को विन करने के साथ पावर जुड़ी है उसके साथ वो एसोसिएट करते हैं। और पता है आपको, ये व्यवहार की बात नहीं है एक्चुअली, ये ह्यूमन बीइंग की एक केमिकल रिएक्शन की सच्चाई है। इसमें एक साइंटिफिक रीज़न है कि जब भी हम किसी आर्ग्यूमेंट में विन करते हैं, हमारा कोई भी बात सही प्रूव होती है और हम दूसरे को गलत प्रूव करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एक रिवॉर्ड हार्मोन वो जनरेट होते हैं, एड्रेनलिन एंड डोपामिन। ये वो 2 हार्मोन हैं जो हमें बहुत, हमारे अहम को, हमारी ईगो को सेटिस्फाई करते हैं, सुकून देते हैं, और हम बहुत अच्छा फील करने लगते हैं। बिल्कुल उसी नशे की एडिक्शन की तरह, जैसे किसी को स्मोक करने के बाद बड़े सुकून मिलता है, किसी को एक पैग लगाने के बाद बहुत आनंद मिलता है। बिल्कुल किसी भी इस तरह के एडिक्शन के लिए, किसी को चुगली करके बड़ा मज़ा आता है कि आज दिन बन गया, आज मेरा अब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं, उकसाते हैं कि हम आर्ग्यूमेंट्स में पढ़ें और आर्ग्यूमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन जो है, अपने ओपिनियन को सही साबित करने की जिद्दोजहद करें। लेकिन मैं आपसे इस स्टेज पे 3 क्रूशियल क्वेश्चन पूछूंगी जो हम सबको पूछने चाहिए जब हम रिश्तों में बहस करते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, वुड यू रादर बी राइट और बी हैप्पी। हमारे लिए सही होना ज़्यादा ज़रूरी है या खुश होना। अब आप कहोगे कि आप ही नहीं तो बोला कि हार्मोन्स खुश करते हैं और हम खुश होते हैं, बट अपने आप से पूछना है, क्या वो खुशी वर्थ है, इज इट वर्थ इट। नंबर 3, कैन 2 पीपल बी राइट। क्या 2 लोग सही नहीं हो सकते अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, अपने अपने ओपिनियन में। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, इजंट इट। क्योंकि जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि एक्चुअली खुशी किस में मिलती है, एप्रिसिएशन, एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस में। ये भी एक साइंटिफिक लॉजिक है कि हमारी बॉडी वो वाला हार्मोन, मैजिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ऑक्सीटोसिन, OXYTOCIN। आप गूगल करके देख सकते हैं कि ये हार्मोन जो है वो एक मैजिकल हार्मोन है जो एकदम से हमारे फीलिंग को इतना मोटिवेट कर देता है, आनंद की, पीस की और कंटेंटमेंट की फीलिंग आती है। लेकिन वो आती कब है, जब हम किसी को अप्रिशिएट करें, जब हम रिश्तों को एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, और जैसे हम किसी के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ एग्री करें। वी शुड बी रेडी टू बी एग्री विद डिसएग्रीमेंट। तो अपने आप से वो 3 सवाल ज़रूर पूछिएगा कि हमें एडिक्शन वाला, एक्साइटमेंट वाला वो हार्मोन्स चाहिए जो थोड़ी देर के लिए हमारी ईगो को या स्ट्रेस को शांत करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें बुरा लगने लग जाता है क्योंकि हमने कॉस्ट क्या पे की, हमारे हाथ से वो रिश्ता चला गया, हमारे हाथ से उस रिश्ते की गरिमा ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम एक्सेप्टेंस के साथ चलेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, तो फिर हमें एक्चुअली मैजिकल हार्मोन मिलता है जो हमारे चेहरे पे ग्लो लाता है, हमारे जीवन में एक आनंद लाता है और हमारे चेहरे पे बिल्कुल शांति वाली, कामनेस वाली स्माइल आता है।
हैबिट नंबर 2, लिसन विद एन ओपन हार्ट। सबको पता है, हम सब सुने जाना पसंद करते हैं रिश्तों में, किसी भी रिश्ते में, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल। हम चाहते हैं कोई हमारी बात दिल खोल के सुने, तो हमें ये भी चेक करना है क्या हम ऐसा करते हैं, बिना लेबलिंग का वो चश्मा लगाए। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ प्री कंसीव्ड ओपिनियन, जजमेंट्स, परसेप्शंस के साथ इतना ज़्यादा घिरे रहते हैं कि हम ओपनली बिना किसी जजमेंट, बिना किसी को इंटरप्ट किए सुन ही नहीं पाते। और अगर हम ये करें, बीइंग जस्ट प्रेजेंट इन कन्वर्सेशन विदाउट स्पीकिंग, तो दिस इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट वी कैन ऑफर टू एनी अदर लविंग पर्सन, जिसको हम ये बोलते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ये रिश्ता हमें बहुत प्यारा है। तो क्या उस रिश्ते को हमारी पेशेंट लिसनिंग का सहारा है? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। खासकर जब किसी भी रिश्ते में, किसी नेगेटिव कम्युनिकेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, रिश्ते में स्ट्रेस आ गया है और नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तब स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है टू बी ओपन एंड रिसेप्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, इंसानी फितरत है कि हम उतना ही नेगेटिवली और ज़्यादा डबल फोर्स के साथ डबल रिएक्ट करते हैं नेगेटिवली। व्हेन डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस आर गोइंग ऑन और हम सिर्फ सुने, अगर दूसरा नहीं सुनना चाह रहा तो एक पहला सुने, तो रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होते हैं। सो आर यू लिसनिंग इन योर रिलेशनशिप्स विद ओपन हार्ट? हाउ कैन यू स्टॉप योर सेल्फ फॉर रिएक्टिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ एंगर एंड हर्ट? कोशिश करिए कि हम रिएक्शन एंगर और हर्ट से नहीं देंगे। ये कब होगा? अगर आप करना चाहते हैं और नहीं हो पा रहा है, क्यों? इसके लिए हमें डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। When an atmosphere of acceptance is created, people in your life are more likely to share their feelings openly. एक बार आप ये आजमा के देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको, खासकर अपने बच्चों के साथ। ये पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। When they feel emotionally safe and accepted, they are able to return the same feeling to you. लेकिन अगर आपकी तरफ से लिसनिंग नहीं मिलेगी, आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगी, जजमेंट मिलेगी, लेबलिंग मिलेगी, प्री कंसीव्ड कोई भी जो परसेप्शन है हमारी उस रिश्ते से जुड़ी हुई, वो चश्मे वाली, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के बाद हर्ट फीलिंग आई थी, हर्ट के बाद नेगेटिव इमोशंस आए, नेगेटिव इमोशंस से फिर हम लोगों ने रिश्ते को उस पर्सपेक्टिव से देखना शुरू किया और उसी पर्सपेक्टिव से हमने रिश्ते को में कम्युनिकेट करना शुरू किया, सुनना शुरू किया। हाउ वंडरफुल इट विल बी अगर हम सीख जाएं टू बी मोर पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये तभी होगा व्हेन वी विल एक्सेप्ट द अदर पर्सन एज दे आर। ये क्यों ज़रूरी है डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना? बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट, बायोलॉजिकली और नेचर वाइज, अगर हम कहीं जेनेटिकली, कहीं एनवायरमेंटल वाइज, कहीं एजुकेशनल वाइज, कहीं अपने अपने घरों के माहौल के हिसाब से, कहीं इवन ट्विंस दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी टाइप्स। ये एक अलग टॉपिक है जो मैं आज यहाँ नहीं डिस्कस कर सकती। हम अपनी रिलेशनशिप मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स में एक बहुत ही अच्छे तरीके से पर्सनैलिटी टाइप्स डिस्कस करते हैं, शेप्स के अकॉर्डिंगली, जिसको हम साइको जियोमेट्रिक मेथड बोलते हैं। हम में से कोई बॉक्स है, कोई सर्कल है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, तो कोई है जिगजैग। तो इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो एक अलग सेशन में ज़रूर करना चाहूँगी। So most people, they don't listen to understand. Why we fail to listen patiently? Because we listen to in order to reply. आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, ज़्यादातर हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, और खासकर आज मैं देखती हूँ जितना पेशेंट लेवल हम लोगों का लूज़ हो गया, हमें ज़रा भी ठहराव नहीं रहा, ज़रा भी सब्र नहीं रहा, तो हर इंसान अपनी बात रखना चाहता है। पहला बोल रहा होता है और भी बोल के बात ख़त्म नहीं की होती तो दूसरा पहले से शुरू हो जाता है। Because they are not listening from their heart, they are listening out of habit. I know that already कि इस बंदे ने क्या बोलना है, because of that चश्मा, जो हम उस इंसान को मापदंड का चश्मा पहले से हमने पहना होता है। हमें पता होता है कि हम इसने क्या बोलना है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका इस वक्त मूड कैसा है। तो
जो प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स हैं, लेबल्स हैं, अगर हम उससे सुनते हैं तो हम लिसनिंग कर रहे हैं आउट ऑफ हैबिट। कुछ लोग जो थोड़े से और रिश्तों में अच्छे होते हैं, मीडियम लेवल, वो सुनते हैं विद ओपन माइंड। कम से कम क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि इनका डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेट मी लिसन एंड अंडरस्टैंड, चलो सुन के तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाब लोग वो हैं जिन्होंने एक्चुअली विजय पा ली है अपनी इमोशंस पे, अपनी प्री कंसीव्ड ओपिनियंस पे, जजमेंट्स पे, और वो सुनते हैं एक्चुअली विद एन ओपन हार्ट। आई गेट हाउ यू फील, उनका हमेशा ये सोचना होता है एम्पैथेटिकली, डीप लेवल की एम्पैथी के साथ वो सुनते हैं, दूसरे की नीड्स, डिज़ायर्स, फियर्स, इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, उनकी उस वक्त की प्रैक्टिकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए कि ये इंसान अगर इस तरह नेगेटिव इमोशन में बात कर रहा है तो ज़रूर इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ होगा, ये ज़रूर हर्ट होगा। जब हम दुखी होते हैं तो हम चाहते हैं कोई हमारा पहले दुख सुने, हमें लेक्चर ना दे कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, चिंता क्यों कर रहे हो, इस टोन में क्यों बात कर रहे हो। लेकिन हम भी अक्सर ओपन हार्ट के से सुनने की बजाय ओपन माइंड से भी नहीं सुनते। तो अपनी लिसनिंग को हम ज़रूर इम्प्रूव करेंगे। तो आज आप ज़रूर अपने आप को थोड़ा सा इवैल्यूएट करिएगा कि क्या हम समझने के लिए सुनते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग जजमेंट और ओपिनियन के साथ सुनते हैं। क्या हम क्यूरियस और ओपन हैं या फिर एक क्लोज्ड माइंड है टू आइडियाज़ डिफरेंट फ्रॉम माइंड। मेरे से अलग कोई सोचता है तो मुझे उसको सुनना ही नहीं है, सॉरी, आई एम शट। एम आई कंपैशनेट or do I focus on proving myself right? Do I ask questions or do I believe I already know what the other person is saying? Do I approach with an open heart in relationship or do I hide my fears behind a mask of ego? ये चीज़ें समझना, सोचना, इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है for healthy relationship. Habit number 3. आई होप एवरीबडी इज़ एंजॉइंग। प्लीज़ एक थम्स अप दीजिए, हाय बोलिए, कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेट ज़रूर करिए ताकि स्पीकर को ये कॉन्फिडेंस आए कि यस, माय टॉपिक इज़ रीचिंग टू योर हार्ट डायरेक्टली एंड यू आर लिसनिंग मी विद ओपन हार्ट। अभी के अभी प्रूव हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैबिट नंबर 3, इन्वेस्ट इन इमोशनल बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, सबके कान खड़े हो गए होंगे अब तो। आजकल तो वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम है, बहुत मुश्किल आ रही है। और आपको पता है कोविड का जब क्राइसिस आया तो सबसे ज़्यादा कूल, काम, स्टेबल कौन से लोग रहे? जिन्होंने सेविंग कर रखी थी, है ना। सेविंग क्यों ज़रूरी है हम सब जानते हैं। हम साथ के साथ अपनी ज़िंदगी का पूरा मज़ा लेते हैं, जो चीज़ चाहिए उस पर खर्च करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेविंग का फ़लसफ़ा ज़रूर रखते हैं ताकि मुश्किल वक्त में हमें दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े, मुश्किल वक्त में हम परेशान ना हो जाएं, हमारे पास अपना कुछ जोड़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए। तो यही मुश्किल वक्त रिश्तों में भी आता है। कोई भी रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का, सिबलिंग्स का, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बहनों का भाई के साथ। और वो क्राइसिस तब आता है जब रिश्ते में हमने कुछ डिपॉजिट किया ही नहीं, सिर्फ हमने विड्रॉ ही किया। ज़िंदगी से जितना भी लेते हैं हमें वापस तो देना ही पड़ता है ना। तो अगर हमने डिपॉजिट की अच्छी फीलिंग्स, रिश्ते में हमने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक तो 3 पिलर्स मेंटेन किए, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अफेक्शन, वो हमारा एक FD है समझ लीजिए। और उसके बाद हमने अपना एप्रिसिएशन एक्सप्रेस किया हर एक रिश्ते में, हर एक के लिए, बिना जजमेंट के, बिना ईगो के, बिना कंपटीशन और कंपैरिजन के। हमने अपनी कमिटमेंट्स पूरी की, हमने दूसरे की नीड्स को प्रायोरिटाइज किया, सेल्फिश हुए बिना, अनकंडीशनल रिलेशनशिप निभाते हुए। हमने उन्हें स्पेस दिया जब वो हर्ट फील कर रहे थे, पोकिंग नहीं की, घुसे नहीं रहे किसी की ज़िंदगी में। कभी जब भी उनको दुख हुआ, ज़रूरत हुई तो हमने एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी किया कभी कभी। और जब हमसे गलती हुई तो हमने अपोलोजाइज़ भी किया।
चाहे हम बड़े ही थे, लेकिन हमने वो एक वाला बड़प्पन दिखाया कि अपने से छोटे को भी उठा के अपने साथ बिठाया और अपनी बैंक, इमोशनल बैंक की डिपॉजिट 10 गुना कर ली। अगर आप अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में ये सब डिपॉजिट करते रहे हैं तो आई कैन गारंटी यू कि आप सब लोग मेरी तरह मेरे साथ स्माइल कर रहे होंगे, बिल्कुल इस वक्त आनंद में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे ये कौन सी स्पीकर को बुला लिया आज, किसको बोल दिया इन पे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, क्योंकि हमारी आदत है कि जब भी हमारे पास डिपॉजिट होता है तो हमें विड्रॉ करने की बड़ी तेज़ी होती है। और विड्रॉ कैसे हुआ इमोशनल बैंक अकाउंट में से? बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल समटाइम्स, निगलेक्टिंग देयर नीड्स, पुटिंग आवर नीड्स फर्स्ट, कि पहले मैं अपना काम निकाल लूँ, उनकी छोड़ो। डिसरिगार्ड इमोशंस, कई बार किसी ने सेंसिटिवली अपनी फीलिंग्स हमें कन्वे करने की कोशिश की, शायद उनके मूड स्विंग्स ऐसे थे कि हमने उन्हें समझने में गलती कर दी और हमने उनकी इमोशन को डिसरिगार्ड किया। हमने ओपन हार्ट या ओपन माइंड के साथ नहीं सुना, हमने अपने उस लेबल वाले चश्मे के साथ उन्हें देखा, परखा और तब सुना, कंडीशंस के साथ, अपनी ईगो के साथ, अपनी शिकायतों के साथ, अपनी उन हर्ट फीलिंग के साथ जो हमने एक्सपेक्टेशंस में रख ली थी और हमारी वो नीड्स पूरी नहीं हुई। तो फिर हमारा विड्रॉल जो है वो हमारे डिपॉजिट से ज़्यादा है। तो मेरे साथ आप चेक कर पाएंगे व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ योर इमोशनल बैंक अकाउंट विद इम्पॉर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। आई नो एवरी रिलेशनशिप इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि उसमें डिपॉजिट या विड्रॉल का हिसाब किताब रखा जाए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप हैं उनमें हमें कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस तो करना ही चाहिए। आर योर डिपॉजिट्स आर मेजर देन योर विड्रॉल? कीप चेकिंग इट। आपको पता है एक मैजिकल रिलेशनशिप रेशो होता है साइकोलॉजी के हिसाब से 5:1, और ये साइकोलॉजी में बोला जाता है कि वो लोग सबसे ज़्यादा खुश और आनंद में रहते हैं जो देने में 5% और लेने में 1% यकीन करते हैं। हर आर्ग्यूमेंट में, हर बहस में जितनी भी नेगेटिविटी आ रही होती है उसका 5 गुना पॉजिटिव फीड देते हैं, रिएक्शन उनका पॉजिटिव होता है, डिसएग्रीमेंट्स में, लड़ाइयों में, झगड़ों में और आर्ग्यूमेंट्स में। आई नो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव दैट स्टेट, बट फिर भी वो संत नहीं होते, संत महात्मा नहीं हैं, वो इंसान हैं। और आप देखोगे हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, हमारे समाज में, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पता नहीं यार कैसे अपना काम मेंटेन कर लेते हैं, एंड दे विन द हार्ट्स, दे विन ऑल द रिलेशनशिप्स। तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं अपना बैंक बैलेंस, इमोशनल बैंक बैलेंस हेल्दी करने के लिए? हाउ टू बिल्ड हेल्दी इमोशनल बैंक बैलेंस? नंबर 1, डोंट ट्राई टू चेंज, कंट्रोल और क्रिटिसाइज। हमें किसी को भी बदलने की हमेशा कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनके पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। मेक अदर्स फील हर्ड एंड वैल्यूड, बस इतनी सी बात है। थोड़ा सा स्टेमिना, थोड़ी सी पेशेंस हम दूसरे को सुनने में और समझने में लगा लें, वैल्यू करें उनके ओपिनियन की। बाद में हम अपना ओपिनियन रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताएं, बेहतर क्या है ये समझाएं, लेकिन सुनते वक्त एक्सप्रेस एप्रिसिएशन। बी माइंडफुल ऑफ अदर पर्सन्स नेगेटिव माइंडसेट। बहुत बार ऐसा होता है, ज़्यादातर हम अपना टेम्परामेंट कूल नहीं रख पाते जब अगला बंदा भड़का हुआ है। कम्युनिकेट अंडरस्टैंडिंग, हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम कम्युनिकेट करें। तो ज़रूर अगर हम इन चीज़ों को ध्यान देंगे जो हमने पीछे डिस्कस की हैं, अलॉन्ग विद 3 पिलर्स, कोर नीड्स ऑफ रिलेशनशिप, ट्रस्ट, अफेक्शन एंड बताइए अब मैं भी नहीं बताऊंगी, सोचिएगा। हैबिट नंबर 4, बिल्ड रिचुअल ऑफ कनेक्शन। हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा होती हैं रिश्तों में कि सपोज हमने किसी को 1 बार 2 बार 3 बार कॉल कर लिया, हाल चाल पूछ लिया, फिर उनका तो कभी कॉल आया ही नहीं। उनकी बर्थडे, उनकी एनिवर्सरी मेरे को याद रही, लेकिन जब मेरा बर्थडे आया
तो फेसबुक से देख के उनको पता चला, वैसे तो याद ही नहीं था। मुझे बुखार आया, 5 दिन मैं बीमार रही, लेकिन मेरे मायके से फ़ोन नहीं आया। मेरी भाभी को पता ही नहीं था कि मैं बीमार हूँ, लेकिन अपनी सिस्टर्स को वो रोज़ फ़ोन करती हैं। होता है ऐसा, यस। लेकिन अगर आप मेरा एग्जाम्पल लें, मैं खुद अपना एग्जाम्पल यहाँ ज़रूर देना चाहूँगी, बिकॉज आई एम 53 नाउ। और जब से मैंने होश संभाला है, चाहे स्कूल था, कॉलेज था, मेरा प्रोफेशनल लाइफ थी, फिर उसके बाद मेरी मैरिज हुई, मेरे नई लाइफ में पार्टनर के साथ, ससुराल में रिश्तों के साथ, एज ए प्रोफेशनल, एज ए बिजनेस वुमेन, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा स्टाफ रहा है, मेरे और सोशल रिलेशंस हैं, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू बिल्ड दिस रिचुअल ऑफ कनेक्शन अपनी तरफ से 100%। क्या होता है रिचुअल ऑफ कनेक्शन? एक्चुअली दिस इज़ ए सीरीज ऑफ एक्शंस और टाइप्स ऑफ बिहेवियर जो आप रेगुलरली इनवेरिएबली फॉलो करते हैं रिश्तों में, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिनसे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। आपके दोस्त, आपके हमदर्द, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, आपके अपने रिश्तेदार, उनकी फैमिलीज। क्यों रिचुअल्स होता क्या है? आपको अच्छे से पता है, रिचुअल्स हम रीति रिवाज को बोलते हैं, और हम कितने कट्टरपंथी से अपने रीति रिवाज निभाते हैं कई बार, कि अगर हम किसी और कम्युनिटी में चले जाएं, किसी और कल्चरल बैकग्राउंड वाली फैमिली में चले जाएं, तो हम अपने रीति रिवाजों को छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है। या फिर जो नई लड़की किसी फैमिली में जाती है, तो वो फैमिली उसको उस रिचुअल्स को निभाने के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेट करती है, प्रिपेयर करती है और एक्सपेक्ट करती है कि ये करे। मैंने इस रिचुअल को निभाया। हमेशा बर्थडेज, एनिवर्सरीज, स्पेशल दिन कोशिश की याद रखने की, और हर एक को अपनी तरफ से विश करने की। आपको पता है, कई बार तो हम अपने बर्थडेज और एनिवर्सरी के भी व्हाट्सएप मैसेजेस करते थे कि आज हमारी बर्थडे है, हमारा एनिवर्सरी है, प्लीज़ हमें ब्लेस करिए। बहुत बार, बहुत रिश्तों में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने हमें रेसिप्रोकेट नहीं किया। सो व्हाट? हमने उस तरह से तो वो डीड नहीं की थी कि मुझे रिटर्न में विशेस मिलें। दैट वॉज माई पर्सनल परस्पेक्टिव कि आई शुड सेंड माई वार्म ग्रीटिंग्स, आई शुड कन्वे माई रिमेम्बरेंस, आई शुड कन्वे माई इमोशन। इवन हमारे अभी तक के स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, या जो हमारे मेंटोर्स रहे हैं लाइफ स्किल्स में, हम कोशिश करते हैं हम कभी भी कोई भी स्पेशल दिन, कोई त्यौहार नहीं मिस करें, हम उन्हें ज़रूर ग्रीट करें। इससे मुझे अपने अंदर की आत्मा को एक तृप्ति मिलती है, एक आनंद मिलता है। कई बार ऐसा भी सुनने को मिला है, ये वेले हैं, इमोशनल फूल हैं, पता नहीं कौन से चक्रों में पड़े रहते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है। अरे भाई नहीं है, क्योंकि हमारे सारे काम जो हैं वो इसीलिए सही चलते हैं क्योंकि हमारे रिश्ते जो हैं वो मजबूत हैं। मेरा आपकी दुआ से हर काम हो रहा है, करते हो तुम स्वामी मेरा नाम हो रहा है। तो ये रिश्तों की दुआएं, बड़ों के आशीर्वाद, वेल विशर्स की बेस्ट विशेस, मैं आपको अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जितना अनकंडीशनल, जितना निस्वार्थ हम अपने मन पसंद रिश्तों को निभाएंगे, एक्चुअली उतना ही आनंद हम पाएंगे। वापसी में उतनी दुआएं, उतने आशीर्वाद हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। एक रिचुअल एक पावरफुल तरीका है टू बिल्ड इमोशनल कनेक्ट। इट हेल्प्स डिस्पेल लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। आज हर इंसान अकेलेपन का शिकायत करता है, रोना रोता है, लेकिन कभी किसी दूसरे के लिए भी अवेलेबल होना नहीं आया हमें। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि हमें दीवारें नहीं उठानी हैं, या फिर जो दीवारें उठाते हैं उनको फॉलो नहीं करना है, उनसे इन्फ्लुएंस होकर अपना बिहेवियर, अपनी आनंद, अपनी आत्मिक शांति को चेंज नहीं करना है। हमें पुल बनाने का काम करना है, क्योंकि भगवान ने हमें इसीलिए भेजा है। हमारा अपना एक रोल है, हमारे को एक अलग ड्यूटी सौंप के भेजा गया है, हमारी अपनी पर्सनैलिटी है, हमारा अपना पर्सपेक्टिव है, हमारा अपना रिचुअल है। हम किसी के रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे, स्पेशली नेगेटिव, स्पेशली रिश्ते तोड़ने वाले रिचुअल्स को। हम कान के कच्चे भी नहीं बनेंगे और हम नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव वाइब से इन्फ्लुएंस भी नहीं होंगे। मुश्किल होता है, आई नो, जब हमें कुछ नेगेटिविटी ज़िंदगी में मिलती है, हम पल दो पल के लिए विचलित हो जाएं, हम थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, लेकिन दोबारा से हम अपनी उसी पीस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर किसी रिश्ते में आपको लगता है कि अब लाइफ ही नहीं रही, फिनिश,
इसमें सांसें ही नहीं है, सोल ही नहीं है, तो वहाँ आपको ये माथामारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप एक और नेगेटिव इमोशन का शिकार हो कि मैम ने बोला था। तो जो हमारी कुछ घरों में रिचुअल्स हैं वो मैं ज़रूर आपसे जल्दी जल्दी शेयर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं सिर्फ सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते ही हम निभाते रहें। एक कुछ रिचुअल्स जो हमारे आज की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मील टाइम रिचुअल है। मोबाइल पे रहने की बड़ों से लेके बच्चों को इतनी आदत हो गई है कि खाना खाते खाते भी हम सबके हाथ में मोबाइल होते हैं या हम टीवी देख रहे होते हैं। बाहर जाने का रीडिंग आउट रिचुअल शुरू हुए, बहुत अच्छा है कि गेट टुगेदर होती है, हम सब मिलके टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम अपने फ़ोन पे लगे हैं। किसी को कॉल आ रही है, कोई व्हाट्सएप देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है। हमने बहुत ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ में कोशिश की है रीयूनियन रिचुअल्स की, फ्रेंड्स में, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कि हम रीयूनियंस प्लान करते रहें, वेकेशन प्लान करते रहें, सेलिब्रेशंस प्लान करते रहें। और आप मानेंगे बहुत ज़्यादा वो इनिशिएटिव मेरी तरफ से लिया जाता है अक्सर। ये बात मैं आपको किताबी नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद इसको फॉलो किया है और इतना अच्छा लगता है जब हर इस मौके पे फैमिली आपकी तरफ देखती है कि आज किसी का फैमिली में बर्थडे है तो फैमिली ग्रुप पे सबसे पहले मैसेज स्मिन का आने वाला है। कई बार ये एक्सपेक्टेशंस मुश्किल लगती हैं, कई बार टाइम नहीं होता, हम आउट ऑफ टाउन हैं, कहीं बाहर हैं, बिजी हैं, तो हम वो नहीं कर पाते, लेकिन एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इतनी अच्छी इसके साथ जुड़ी है कि मैं आपको उसका एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं कर सकती। एंटरटेनमेंट रिचुअल ज़रूर बनाइए, स्ट्रेस बस्टिंग एक्टिविटीज़ का रिचुअल बनाइए, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, सोसाइटी में, ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम के साथ, अपने कोलीग्स के साथ। रिमेंबर, wish birthdays, anniversaries and other special days without any condition, without any expectations। आपको लॉन्ग लास्टिंग इतनी अच्छी आउटपुट मिलेगी, आप आज मेरे से लिखवा के रख लीजिए। और फिर अगर ये जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, बिना बायसनेस के, बिना मुझे जज किए, बिना मुझे आप किसी तरह से आंकने की बजाय, अगर सच में दिल से ओपन हार्ट के साथ ये चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे फॉलो करने की, तो मेरा पूरा यकीन है कि रिश्ते आपके बिल्कुल उस घर की तरह हो जाएंगे जो बड़ा खुला हवादार है, खिड़कियाँ खुली, दरवाजे खुले, ठंडी हवा आ रही है, सुकून है, कोई सफोकेशन नहीं है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में भी कम्युनिकेशन की डोर्स और विंडोज़ खुली रहनी चाहिए। आइडियाज़ शेयर करना, फीलिंग शेयर करना, ये इसके लिए ओपन हमें रखना बहुत ज़रूरी है मीडियम। देयर इज़ गिविंग एंड देयर इज़ रिसीविंग, देयर इज़ डिग्निटी, देयर इज़ रिस्पेक्ट। द एयर ऑफ लर्निंग एंड अनलर्निंग इज सर्कुलेटिंग। कई बार हम नई चीज़ें सीखते हैं, पुरानी को हमें अनलर्न भी करना पड़ता है। एंड नो वन इज़ फीलिंग बीइंग जज्ड, बीइंग मॉनिटर्ड। हम इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं अपने क्लोज रिलेशनशिप में, हर वक्त हम एक स्केल के ऊपर हर एक को नापते रहते हैं, लेकिन उस माहौल में रिश्ते धीरे 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 मुरझा जाते हैं, क्योंकि हर रिश्ते को उस फूलदार खुशबूदार पौधे की तरह एक खुली हवा चाहिए, सूदिंग एनवायरनमेंट, कूल ब्रीज, वार्म सनलाइट एंड मिनरल्स ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अफेक्शन, जस्ट लाइक ए बिग एयरी होम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी टेक्निक जो है वो ये है कि अगर आज तक किसी भी रिश्ते में आप दर्द झेल रहे थे, आज आप उदास हैं, आप तन्हा फील कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और त्योहारों के मौसम में आप थोड़ा सा अभी भी थोड़ा सा सेटबैक फील कर रहे हैं, यू आर नॉट सो मच एक्साइटेड, तो प्लीज़ रिजॉल्व पास्ट हर्ट्स। पुराने तकलीफ़ों को, दुखों को भुलाने की, रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करें। आप कहेंगे कौन से पास्ट हर्ट्स? कोई भी ऐसी बात तो मेरी ज़िंदगी में हुई नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट इन ए पेन विद एनीवन, मेरे को किसी से कोई शिकायत नहीं है। दिल टटोलिएगा ज़रूर। ये जो मन है इसकी 3 तहें होती हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली हम जैसा मर्जी बिहेव करें, हम रास्ता कायम किए हुए हैं, हम कॉल्स करते हैं, हम उनको ग्रीट भी करते हैं, हम रिश्ते अभी निभाएंगे भी, रिचुअल्स भी निभाएंगे, हर त्यौहार भी शायद निभाएंगे, लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो पास्ट हर्ट्स दबे हैं। क्या हम फेक
रिलेशनशिप निभा रहे हैं तो कभी ना कभी वो सरफेस पे आके कहीं ना कहीं किसी ना किसी शेप में वो इस रिश्ते पे असर ज़रूर डालते हैं. बिलीव मी, एज पेनफुल एज इट इज़, unless we learn to resolve and release those hurtful experiences, they continue to fester. साइकिल चलता ही रहता है मन में, दिमाग में, इमोशंस में, और चश्मा चढ़ा ही रहता है हमारी प्री कंसीव्ड जजमेंट्स का, लेबलिंग का. फॉरगिव कर दीजिए. आप गलत नहीं हैं. आपकी ये फीलिंग्स, आपकी ये हर्ट बिल्कुल सही है. मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद इस दौर से गुजरती हूँ. लेकिन माफ़ करने में बहुत ताकत है. क्या कहा आपने? मुश्किल है? अरे बट मुमकिन है. बिलीव मी. और पावर ऑफ फॉरगिवनेस अगर आप समझना चाहते हैं तो इस पे भी एक बहुत खूबसूरत सेशन हो सकता है. और आईना से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगला सेशन इस मंथ में जो वो रखना चाह रहे हैं तो हम पावर ऑफ फॉरगिवनेस पे ज़रूर रखेंगे विद ब्यूटीफुल. आपको मैं उसमें कंसेप्ट बताऊँगी और ब्यूटीफुल स्टोरी के साथ, एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ कि फॉरगिवनेस की ताकत आपको ऐसे समझ में आएगी फट से. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट कि ना उलझाएं ताने बाने, ना उलझाएं ताने बाने, ना बनाएं टूटने के बहाने, दीवारें गिरा दें, पुल बना दें, आओ बैठो बात करें. तो आज के हम इस वीक की एफर्मेशन बनाएंगे कि आई एम विलिंग टू चेंज, I am open and receptive to all experiences in life. I share my love generously with others. I accept others' love with gratitude and joy. Expectations से उपजे past hurts and complaints के prisoner नहीं रहेंगे. और हम अपनी रूह को बिल्कुल रिलीज कर देंगे, फ्री कर देंगे पुराने हर्टफुल जज्बातों से. तो रहेंगे आप मेरे साथ? मानेंगे मेरी बात? हाँ, ज़रूर मानेंगे अगर आपको हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए. तो मैं स्वीन सैनी विदा लेती हूँ इस दुआ के साथ कि बना रहे रिश्तों में प्यार और विश्वास, बना रहे रिश्तों में प्यार और विश्वास, बरसती रहे आपके जीवन में सदा स्नेह और अपनत्व की बौछार. आपको व आपके अपनों को मुबारक हो राखी का त्योहार. थैंक यू सो मच. Love you all. Stay positive, stay healthy. Keep yourself safe.